हेलो एवरीवन, आज डेट है 31 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि आइसलैंड को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था साबरमती रिवर को लेकर के। तो साबरमती रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, हमारे इंडिया की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से एक है साबरमती रिवर। राजस्थान स्टेट में अरावली हिल से ओरिजिन होता है साबरमती रिवर का। उसके बाद में गुजरात स्टेट में फ्लो करती है और लास्ट में गल्फ ऑफ खंबात में अपने आप को मर्ज करती है। गुजरात स्टेट की कौन सी इंपोर्टेंट सिटी साबरमती रिवर के बैंक पर लोकेटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो स्टूडेंट जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम में 10 to 15 स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे। हर ग्रुप को मेंटोर प्रोवाइड करवाया जाएगा। मेंटोर जो है वो आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे। टारगेट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर पार्ट दोनों को यहाँ पर साथ में कवर करवाया जाएगा। स्टैटिक पार्ट में एनसीईआरटी प्लस में स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर्स में लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर जो है वो यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। इसमें डेली बेसिस पर आपको टारगेट देंगे कि इतना आपको रीड करना है, इतना आपको कवर करना है। फिर उसी टारगेट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 3000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस की यहाँ पर एनफ प्रैक्टिस जो है वो आपको करवाई जाएगी। तो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल से 1 नवंबर से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 599 पर मंथ इसके चार्जेस रहेंगी। ओके, आप हमारी वेबसाइट पर जा कर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मेल आईडी पर आप और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमसे मोर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरीज है इस प्रोग्राम को लेकर के। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर गुजरात में जो मच्छू रिवर है वहाँ पर हैंगिंग ब्रिज पर एक इशू देखने को मिला। ये जो हैंगिंग ब्रिज है इसको ब्रिटिशर्स के टाइम पर इसको बनाया गया था, सस्पेंशन ब्रिज को। और 4 डेज पहले ही इसको दोबारा से रिनोवेट करके दोबारा से ओपन किया गया। लेकिन एक जो क्लैरिफिकेशन आना चाहिए था कि हाँ ये टूरिस्ट के लिए अवेलेबल है, या फिर क्लैरिफिकेशन जो होना चाहिए था कि हाँ बिल्कुल तैयार है रेनोवेशन के बाद में, वो क्लैरिफिकेशन नहीं आ पाया था। लेकिन उससे पहले इसको ओपन कर दिया गया और यहाँ पर ये इशू देखने को मिला। ये जो ब्रिज है सस्पेंशन ब्रिज, ये मच्छू रिवर के ऊपर है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको लेकर के जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी अपनी तरफ से जो भी इस तरीके का जो इशू देखने को मिला, इसको मैनेजमेंट के लेकर के जो अपना प्रोसीजर है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर अपनी तरफ से जो भी सपोर्ट है और स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपनी तरफ से फुल प्रोसीजर जो है उसको लॉन्च किया है, ताकि जो भी लोग यहाँ पर इफेक्ट हुए हैं उनको एक तरीके से बचाया जा सके और जो भी इशू क्रिएट हुआ है उसको एक अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश करके अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, एक इम्पोर्टेंट डाटा है कि टाइम के साथ में अगर हम देखें तो डीएनए टेस्टिंग के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पर बताया गया है कि पहले क्या होता था कि अगर मंथ के बेसिस पर अगर हम देखें या साल के बेसिस पर अगर हम देखें तो 30 to 40 केसेस ऐसे होते थे जिसमें डीएनए टेस्टिंग की डिमांड की जाती थी। लेकिन अभी प्राइवेट बेसिस पर और प्राइवेट रिक्वेस्ट या फिर कोर्ट ऑर्डर्स के बेसिस पर भी अगर हम देखें तो 300 से 400 सैंपल जो हैं वो मंथली बेसिस पर आने लग गए हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे डाटा रखे हैं नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज ने। उन्होंने बताया है कि इतनी टेस्टिंग हर मंथ जो है वो देखने को मिली है। मतलब डीएनए टेस्टिंग के बेसिस पर बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने की बात यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अभी प्रेजेंट टाइम में एक केस में ये बात बोली
कि देखो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, इसकी वजह से जो जस्टिस लेने के लिए कि जस्टिस इससे एक अच्छे तरीके से एक अफर्म वे में जो है वो जस्टिस यहाँ पर अवेलेबल हो पाएगा इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है वो जो प्राइवेसी है उसको वायलेट करती है। तो यहाँ पर डीएनए की बात की गई है, कुछ बेसिक फैक्ट्स, कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं हमारे साइंस से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो बॉडी होती है, जैसे कि आप ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें सबसे अगर एक बेसिस लेवल पर एक यूनिट की अगर हम बात करें तो सेल जो है वो एक तरीके से स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी ह्यूमन बॉडी की। एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करता है सेल। सेल से मिलकर के टिश्यूज बनते हैं और टिश्यू जो मिलकर के वो बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर के बनाते हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो एनिमल होते हैं एनिमल बॉडी, उसमें भी सेल होती हैं। ओके, अब ये जो सेल है इसमें होता है न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम होते हैं इसमें होते हैं डीएनए, और डीएनए जो होता है उसमें होता है जीन, और जीन जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, हमारी जो भी हेरिडिटरी मतलब पेरेंट्स से जो भी गुण होते हैं, जो भी वर्चू होते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो पाते हैं, उन सभी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है इन सभी के द्वारा। तो ये हमने डिस्कस किया कि सेल किस तरीके से प्रोसीजर होता है और सेल में किस तरीके से डीएनए जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। देखो आज है 31 अक्टूबर, तो आज हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का आज डेथ एनिवर्सरी है। और साथ ही साथ अगर हम देखें, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से अगर हम जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। तो दोनों के बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो आज 31 ऑफ अक्टूबर को 1984 में उनको एक तरीके से क्या कर दिया गया था, असेसिनेट कर दिया गया था। देखो उन्होंने अपने, जब वो प्राइम मिनिस्टर रही हमारे इंडिया की, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वो हमारे इंडिया की फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर थी। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो देखो उनके फादर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1964 में जब उनकी डेथ होती है उसके बाद में बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। और लाल बहादुर शास्त्री जी की जब ताशकंद में अचानक से डेथ हो जाती है तो उसके बाद में वो हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। उन्होंने अपने रूलिंग टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट काम किए थे, जैसे कि अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स देखने को मिला था। जो बैंक्स हैं उनका नेशनलाइजेशन उन्होंने किया था। इसके अलावा उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो देखो उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया था। 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था इसमें स्पेसिफिक फोकस किया था हमारी सोसाइटी के जो भी डिप्राइव्ड पर्सन हैं, जो भी एक इस तरीके के पुअर पर्सन हैं, उन सभी को फोकस करते हुए इन पॉइंट्स में फोकस किया गया था कि सभी लोग जो हैं उनको इक्वली तरीके से ट्रीट किया जा सके। और इक्वली कब ट्रीट किया जाएगा, जब इनको इक्वली रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ ही साथ में अगर हम देखें तो उन्हें प्रिवी पर्स जो था, प्रिवी पर्स जो था इसको अबोलिश किया था। ये प्रिवी पर्स क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड थे, आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस के पहले बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड था। तो जब इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में साथ लिया गया तो इनको बोला गया था कि आपको बहुत सारे अलग से राइट्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रिवी पर्स, जो ये प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड थे, इनको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ मिलता था। तो इन्होंने हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी जो हैं उन्होंने प्रिवी पर्स को अबोलिश कर दिया गया, क्योंकि उनका ये मानना था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इक्वलिटी को हम मेंटेन करते हैं। तो इक्वलिटी जब भी मेंटेन किए जाएंगे जब किसी को कोई एक्स्ट्रा जो राइट्स हैं वो ना दिए जा सके। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश के लिबरेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। साथ ही साथ अगर हम डिस्कस करें तो 1984 में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है, ब्लू स्टार,
इसको उन्होंने लॉन्च किया था। ब्लू स्टार क्या था कि देखो ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया कि खालिस्तान एक अलग कंट्री की डिमांड जो है वो पंजाब वाले रीजन में देखने को मिल रही थी, तो इसी को एक तरीके से सप्रेस करने के लिए और इस डिमांड को एक तरीके से खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो लॉन्च किया गया। और इसके बाद में जो इंदिरा गांधी जी जो हैं उनके जो एक तरीके से जो उनकी सेफ्टी के लिए जो लोग थे उन्होंने ही उनका असैसिनेशन कर दिया गया था, उनके द्वारा कर दिया गया था। उनको फिर क्रिमेटेड कर दिया गया दिल्ली में, और जिस प्लेस पर किया गया उसको शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। ओके, जो क्रिमेशन प्लेस है इंदिरा गांधी जी का उसको शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है, जिनको लौह पुरुष के नाम से या आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ओके, हमारा इंडिया जिसको एक तरीके से यूनाइट करने में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो आप सभी को पता होगा कि 2018 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था 143rd बर्थ एनिवर्सरी पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143rd बर्थ एनिवर्सरी पर। ओके, तो इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इनका जन्म जो है वो गुजरात में होता है 31 अक्टूबर को। तो देखो, इन्होंने हमारे इंडिया को यूनाइट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये हमारे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। इसके अलावा हमारे इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी ये बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड था, तो उन सभी को साथ लाने में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इन्होंने हर तरीके से साम दाम दंड भेद हर तरीके से इन्होंने अपना प्रोसीजर अपनाया, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको साथ में लेकर के आई। कुछ प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि जूनागढ़, और अगर हम बात करें हैदराबाद, इनको लेकर के इन्होंने फोर्स का भी यूज किया। ओके, मतलब हर तरीके से इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मिलाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर ये तो इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब इंडिपेंडेंस से पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया गया तो उसमें कुछ कमेटीज बनाई गई थी। तो ये कुछ कमेटीज के हेड भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें अगर हम फर्स्ट की बात करें तो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, एक कमेटी ये थी, इसके हेड थे। दूसरा अगर हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें स्पेसिफिक फोकस किया गया था माइनॉरिटीज, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज, इनको लेकर के भी एक कमेटी बनी थी, उसके भी ये हेड थे। तीसरा अगर हम देखें तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, इसके हेड थे। तो ये 3 कमेटी के हेड थे, ये आपको ध्यान में रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसमें भी उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो सरदार जो उनको टाइटल मिला हुआ है ये किन्होंने दिया था और कब दिया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे इसके बारे में। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर हम डिस्कस करें तो एडिटोरियल पेज पर आप आ जाइए। यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी हमारे इंडिया में टेररिज्म को लेकर के एक मीटिंग हुई, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी की ये मीटिंग हुई। इंडिया ने इसको होस्ट किया, और अभी इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। 2 साल का टर्म होता है, आप सभी को पता होगा। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं यूएनएससी के और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो अभी जनवरी में इंडिया की जो टर्म है वो खत्म होने वाली है। उससे पहले इंडिया जो है यहाँ पर टेररिज्म को लेकर के अपना फोकस कर रहा है। ओके, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर एक तरीके से ग्लोबली लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी आईसाइट वहाँ पर है, लेकिन फिर भी इंडिया अपनी तरफ से अपने लेवल पर इनिशिएटिव लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। जो इश्यूज है उनके ऊपर फोकस कर रहा है कि इस तरीके के टेररिज्म से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस किया जा सके, उनको एक तरीके से सॉल्व करने के लिए काम किया जा सके। तो इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। अब यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई जिसमें जो भी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, जो भी एक तरीके से ऑडियो क्लिपिंग, ये सभी यहाँ पर प्रमोट की गई। और 26/11 जो अटैक हुआ था इंडिया में 2008 में, उसको लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ, जो भी इम्पोर्टेंट सीन थे, उन सभी को यहाँ पर एक तरीके से
शो किया गया कि किस तरीके से इफेक्ट जो है, लोग जो है वो यहाँ पर इफेक्ट हुए थे। ओके, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने तो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि जो टेररिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा टेरिबल है, ह्यूमैनिटी के लिए एक बिगेस्ट थ्रेट के रूप में है और पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसको रेगुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो टेररिज्म के खिलाफ में जिस तरीके से यहाँ पर यूनिटी देखने को मिली है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की गई इंडिया और यूएस के द्वारा, जिसमें चाइना ने यहाँ पर अपना जो है अपोज रखा। ओके, तो इसी को लेकर के यहाँ पर बोला गया है कि टेररिज्म जो है वो किसी एक कंट्री को इफेक्ट नहीं करता है, वो ग्लोबली लेवल पर इफेक्ट करता है। तो सभी जो कंट्रीज हैं वो साथ में मिल करके यूनाइट होकर के इस तरीके के इश्यूज को सॉल्व करवाने में हेल्प करें, तभी जा करके जो प्रॉब्लम है इसको हम रेगुलेट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर चाइना की तरफ से स्टेटमेंट ये आया कि टेररिज्म जो है उसको हम भी चाहते हैं कि रेगुलेट किया जाए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। उन सभी को अगर एक क्लैरिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद में चाइना भी इन सारे रेजोल्यूशन को एक तरीके से सपोर्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर इंडिया का जो इनिशिएटिव रहा है उसको एक तरीके से प्रेज किया गया है कि इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी अच्छा है और इससे टेररिज्म जो इस आर्टिकल में कल भी हमने डिस्कस किया था कि टेररिज्म जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे अलग लेवल पर जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो ड्रोन्स हैं उनका यूज़ किया जाने लगा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो वर्चुअल करेंसी है या फिर क्रिप्टो करेंसी है, इन सभी के थ्रू जो है वो टेररिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि इन सारी एक्टिविटीज़ को क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। और ये रेगुलेट कब किया जा सकेगा, जब ग्लोबली लेवल पर सभी जो कंट्रीज हैं वो इसमें सपोर्ट करेंगी कि हमें टेररिज्म को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, अभी प्रेजेंट टाइम में केरला गवर्नर और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में जो टसल है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि देखो सबसे पहले तो इस आर्टिकल में बताया गया है वो सारे इशू जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर के हैं और वीसी जो है वाइस चांसलर उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के हैं। तो यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन यहाँ पर डिमांड की वहाँ के गवर्नर ने, तो उसके बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 164 जो है वो क्लियरली बोलता है कि चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस, चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर जो है वो काम करेंगे। और वो एक तरीके से चीफ मिनिस्टर अगर एडवाइस करे कि हाँ उनको आप रिमूव कर दीजिए, तब जाकर के गवर्नर जो है वो रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पर गवर्नर की पोस्ट के बारे में बताया गया है कि गवर्नर को एक तरीके से जो हमारे सेंट्रल लेवल पर जो ऑफिसर थे उनको असिस्ट करने के लिए पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई थी ब्रिटिशर्स के टाइम में। तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इस पोस्ट का। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम प्रेजेंट टाइम के अपने अकॉर्डिंग देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हम देखें तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा पहले भी स्टेटमेंट आया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो गवर्नर की पोस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि यहाँ पर जो गवर्नर की जो प्लेजर जो टर्म जो यूज़ की गई है उसको यहाँ पर रेगुलेट करने की या उसको एक तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है वहाँ के गवर्नर के द्वारा। लेकिन उसका मेन प्रोविज़न ये है कि चीफ मिनिस्टर अगर एड एंड एडवाइस दे कि हाँ इनको रिमूव किया जा सकता है तो गवर्नर रिमूव कर सकता है, वैसे अपने आप से नहीं। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 2018 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण स्कीम जो है इसके तहत जो है वो घर बनाए जा रहे हैं और लोगों को दिए जा रहे हैं। तो इन घरों में ही एक म्यूज़ियम ओपन किया गया और जहाँ पर यहाँ मियाँ मुस्लिम जो है उनके कल्चर को यहाँ पर एक तरीके से प्रमोट करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर इसको बैन किया गया है। बैन इसलिए किया गया है कि जिन प्रोविज़न के लिए ये जो स्कीम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है जिन प्रोविज़न के लिए लाई गई थी और उन प्रोविज़न के हटा करके अलग तरीके से इनका यूज़ किया जा रहा है। और एक तरीके से यहाँ पर
जो नेशनल सिटीजन और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है उसको लेकर के भी यहाँ पर कुछ इश्यू देखने को मिल सकते थे, जिसीलिए यहाँ पर जो मियाँ मुस्लिम का जो लेकर के मियाँ मुस्लिम जो भी कल्चर है, जो भी इनके ट्रेडिशन है, उनको जो प्रमोट करने की कोशिश की जा रही थी, उनको यहाँ पर बैन करवाया गया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल देखो, अभी क्या हुआ कि केरला में 2 वीमेन जो हैं उनका एक तरीके से उनकी किलिंग की गई, और जो सुपरस्टिशन जो बिलीव्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए या उनको लेकर के ये सेक्रीफाइस यहाँ पर दिया गया। तो इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि क्या हमारे इंडिया में एंटी सुपरस्टिशन जो लॉ हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है। तो देखो, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इस तरीके का ये जो इशू देखने को मिला अभी केरला में, इसी तरीके के अगर हम एनसीआरबी के डाटास को अगर हम देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2021 में अपने जो डाटा रखे, उन्होंने बताया कि 6 डेथ जो हैं वो इसी तरीके की ह्यूमन सेक्रीफाइस से रिलेटेड देखने को मिली है। साथ ही साथ 68 किलिंग्स जो हैं वो भी देखने को मिली, जिसमें विच क्राफ्ट, ओके, कि जो विच है कि ये जो है वो सोसाइटी में विच हैं, इस तरीके से रेगुलेट करने के लिए इस तरीके की जो डेथ हैं, किलिंग्स जो हैं वो देखने को मिली। मैक्सिमम इस तरीके का विच क्राफ्ट जो केसेस हैं वो छत्तीसगढ़ में 20, इसके बाद में मध्य प्रदेश में 18, तेलंगाना में 11, और जो केरला जो है उसमें भी ह्यूमन सेक्रीफाइस के 2 केस देखने को मिले। 2020 में इंडिया जो है वहाँ पर विच क्राफ्ट की वजह से 88 डेथ और 11 जो लोग हैं वो ह्यूमन सेक्रीफाइस की वजह से उनकी डेथ हुई थी, ऐसा एनसीआरबी ने लिखा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या इंडिया में जो नेशनल लेवल पर या यूनियन लेवल पर ऐसे लॉ हैं, तो बिल्कुल नहीं है। यूनियन लेवल पर इस तरीके का कोई लॉ नहीं है। हालांकि कुछ स्टेट्स ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि वहाँ पर इस तरीके के इशू को, ह्यूमन सेक्रीफाइस जो सुपरस्टिशन जो है उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जा सके। तो बिहार जो है वो फर्स्ट स्टेट बना जहाँ पर विच क्राफ्ट को लेकर के लॉ है, और जो वीमेन को लेकर के जो भी टॉर्चर, ह्यूमिलिएशन जो है, इन सभी को एलिमिनेट करने के लिए लॉ लाया गया। इसके बाद में अदर स्टेट ने भी, कुछ स्टेट जिन्होंने भी अपने यहाँ पर कोशिश की, तो झारखंड में 2001 में आया। उसके बाद में छत्तीसगढ़ भी जो है, देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है इस तरीके की एक्टिविटीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ तोनाही विच प्रतना निर्माण एक्ट ओनली इन 2005, सिर्फ विच क्राफ्ट को लेकर के जो क्राइम है उसको लेकर के यहाँ पर लॉ लाया गया है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन उसको कोई आइडेंटिफाई करता है जे विच कैन बी सेंटेंस्ड अप टू 3 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजमेंट विद ए फाइन। ओके, तो उड़ीसा जो है वहाँ पर भी बोला गया है कोर्ट के द्वारा कि इस तरीके के जो केसेज हैं जो बढ़ रहे हैं, तो इनको लेकर के आप क्या लाओ, लो लाओ। तो 2013 में वहाँ पर लो लाया गया इसको लेकर के। महाराष्ट्र जो है वहाँ पर भी लाया गया। तो लेकिन इस आर्टिकल में देखो ये बोला गया है कि इस तरीके के इशू जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो नेशनल लेवल पर इसको लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 16 पर, और यहाँ पर नमामि गंगे जो प्रोग्राम है उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यूपी में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बातें रखी गई हैं कि डॉल्फिन जिनकी संख्या काफ़ी कम हो गई थी, और यहाँ पर गंगेज डॉल्फिन जो पाई जाती हैं गंगा रिवर में, वो दोबारा से रिटर्न हो रही है गंगा रिवर में, क्योंकि नमामि गंगे प्रोग्राम के बेसिस पर जो क्वालिटी है यहाँ के वाटर की गंगा रिवर की वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की गई है, और इसकी वजह से जो डॉल्फिन है वो दोबारा से गंगा रिवर में आना स्टार्ट हो गई है। इस यहाँ पर बताया गया है कि जो पहले सीवेज को जितना यहाँ पर बहा दिया जाता था गंगा रिवर में, उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी कम की गई है, और 460 mld मिलियन लीटर ए डे जो है वो गंगा रिवर में यहाँ पर सीवेज को फ्लो किया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि गंगा रिवर जो है उसकी जो भी क्वालिटी है वाटर की उसको इम्प्रूव किया जा सके। यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो वडोदरा में एस्टेब्लिश की है, इसका फाउंडेशन रखा है, और इसमें बताया गया है कि देखो डिफेंस और एरोस्पेस जो सेक्टर है वो 2 इम्पोर्टेंट पिलर हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए। तो ये जो 2 इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं इनको लेकर के हम फोकस करें। इंडिया जो है
वो लो कॉस्ट प्रोडक्शन को इनेबल करने की कोशिश करे, ताकि हाई आउटपुट जो है उसके ऊपर फोकस किया जा सके। मतलब इंडिया सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए जो प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडिया अपने लेवल पर प्रोडक्शन करना इंडिया स्टार्ट कर रहा है, जिससे जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बेसिक इश्यूज हैं, उनको हम सॉल्व कर सकें और इस तरीके से इंडिया को अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकें। ओके, तो ये जो इंडिया इनिशिएटिव है वो काफ़ी अच्छा है, और एक तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो एक वास्ट लेवल पर जो हमारा कैंपेन है उसको एक तरीके से ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।